हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये क्लास है यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 1 के पेपर 1 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है और वो है अधिकार, जिसको इंग्लिश में राइट्स कहते हैं। आज के क्लास में हम जानेंगे कि अधिकार क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और इसका विकास कैसे हुआ और इससे संबंधित जो बहुत सारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की क्या अपनी अपनी मान्यताएं हैं उसको जानेंगे। अधिकार को जो विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया उन परिभाषाओं को देखेंगे और समझने का हम प्रयास करेंगे। तो अधिकार, जिसको राइट्स कहते हैं, तो अधिकार क्या है? तो अधिकार एक ऐसी परिस्थिति है या ऐसी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु अत्यधिक आवश्यक है और यह वह मांग होती है जिसे सामाजिक अनुमोदन के बाद राज्य लागू करता है। मतलब अधिकार क्या है? अधिकार एक मांग है। मांग कौन उठाता है? जनता, पब्लिक, हम उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? समाज में उठाते हैं और उन अधिकारों को मान्यता जो है वो कानून बनाकर राज्य उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। मतलब एक ऐसा वातावरण जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, करे, वैसे वातावरण को ही या वैसी परिस्थितियों की मांग को ही कोई भी समाज, राज्य कितना अच्छा या बुरा है, इस बात की जानकारी हमें वहाँ के नागरिकों की स्थिति को देखने से प्राप्त होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये बातें जो है प्रोफेसर लास्की, एच.जे. लास्की ने कही है कि किसी भी समाज या किसी राज्य के बारे में अगर हमें जानना है वो अच्छा है या बुरा, तो वहाँ के नागरिकों की स्थिति देखिए कि वो नागरिक कैसे हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वह राज्य कैसा है या समाज कैसा है। इसके बाद एक और विचारक हैं वाइल्ड, जिनका नाम है, वो कहते हैं कि अधिकार कुछ विशेष कार्य करने की आज़ादी है। कुछ विशेष कार्य करने की आज़ादी की उचित मांग है। मतलब इसमें कुछ जायज़ मांगे जो है वो की जाती हैं, ये वाइल्ड ने कहा है। और अधिकार जो है विवेकपूर्ण जीवन के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, ये भी बात जो है वो कही गई है। रिची एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अधिकार ना तो जन्म से प्राप्त होते हैं और ना ही राज्य द्वारा निर्मित होते हैं, बल्कि अधिकार तो इतिहास की खोज है। मतलब इन्होंने अधिकार के बारे में ऐतिहासिक व्याख्या जो है वो प्रस्तुत की है और वो कहते हैं कि जो इसका विकास ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ये तो इतिहास की देन है कि किस तरह से धीरे धीरे व्यक्ति आया, व्यक्ति के बाद समाज का निर्माण हुआ, समाज के बाद राज्य का निर्माण हुआ और ये जो विशेष सुविधाएं जो है किस तरह से उसको प्राप्त हुई। तो यह एक ऐतिहासिक जो है इसका अध्ययन है या इतिहास की खोज है, रिची कहते हैं। बेंथम बहुत बड़े उपयोगितावादी विचारक, जिन्होंने सुख की बात की है, उन्होंने क्या कहा है अधिकार के बारे में? उन्होंने कहा है
कि अधिकार कानून और संगठित समाज की देन है। मतलब जो अधिकार जो ये होते हैं वो कानून और संगठित समाज का देन है। इसी में ये पैदा होते हैं, इसी में ये रहते हैं और उसी के द्वारा जो है वो दिए गए हैं, एक संगठित समाज के द्वारा दिए गए हैं। और अधिकार जो होता है वो क्या है? कानून है। जो हमारी मांगें उठती हैं उसको राज्य जो मान्यता प्रदान करता है कानून के रूप में, और वही कानून जो है वो अधिकार है, ये बेंथम जी कहते हैं। और इसी में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। लास्की जी ने ये बातें कही हैं। बोसाके एक विचारक हैं, उन्होंने भी कहा है अधिकार के बारे में कि अधिकार की वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। जो है ये बातें जो है उन्होंने बताई है। उसके बाद जो ग्रीन है, टी.एच. ग्रीन, उन्होंने कहा है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और उसे लागू करता है। बोसाके और ग्रीन ने इसकी कानूनी व्याख्या ही की है। और अधिकार जो है वो राज्य के द्वारा ही लागू किए जाते हैं। और अधिकारों की मांग किसके द्वारा की जाती है? तो व्यक्ति के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और उसको स्वीकृति कौन देता है? तो वो समाज देता है। और उसको लागू करने का काम किसका है? वो राज्य का होता है। किसी राज्य में अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के होते हैं, मजदूरों के नहीं। मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं होते। मतलब किसी भी राज्य में जो अधिकार होता है वो प्रभुसत्ता जो शाली है या प्रभुत्वशाली वर्ग के होते हैं। मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं होते। उन्हें तो अधिकार जो है के लिए रक्त रंजित क्रांति जो है वो करनी पड़ती है। दैट मीन्स कि रक्त विहीन नहीं, रक्त से परिपूर्ण जो है क्रांति के द्वारा ही जो है अधिकार मिलते हैं। और अधिकार जो है वो किसी समाज में प्रभुत्वशाली के पास ही होते हैं, मजदूरों के पास नहीं। ये विचार कार्ल मार्क्स ने ये बातें कही हैं। और वाइल्ड एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि अधिकारों का महत्व जो है कर्तव्यों के संसार में है। मतलब अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप सिर्फ अपने अधिकारों की मांग करेंगे और कर्तव्यों को नहीं करेंगे तो आपको अधिकार भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए वाइल्ड ने कहा कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है। इसके बाद जो व्यक्ति का जिसका अधिकार है, मान लीजिए मेरा, तो वो आपका क्या होगा? कर्तव्य होगा। और मेरा स्वयं का जो कर्तव्य होगा वह किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार के रूप में जो स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से जो है अधिकार और कर्तव्य जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और दोनों को एक साथ जुड़कर ही अगर एक व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करता है तो दूसरे व्यक्ति का भी ध्यान रखना होगा। और एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है और हमारा कर्तव्य दूसरे का अधिकार हो सकता है। तो वाइल्ड ने इस तरह से इसकी व्याख्या की है। अधिकारों के संबंध में जो हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो समझ में आती है वह ये क्या है कि एक तरह से हमें ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराया जाता है या होता है जिसके माध्यम से हम अपना विकास कर सकें। एक फेवरेबल कंडीशन होता है जिसमें व्यक्ति अपना समुचित विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है करने के लिए व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और अगर अधिकार नहीं दिया जाएगा व्यक्ति को तो व्यक्ति जो है जितनी भी उसको स्वतंत्रताएं समानताएं दी जाती हैं वो अधिकार के रूप में ही मिलती हैं।
और उसको कानूनी जो जामा है वो राज्य के द्वारा ही पहनाया जाता है। और इस तरह से जो है कानूनी रूप से जो है अधिकार जो है हमें ऐसे वातावरण, ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिसमें हम अपना दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना सर्वोत्तम जो है वो विकास कर सकते हैं। अधिकारों के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है वह यह है कि यह प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अधिकार संबंधी जो बहुत सारी अवधारणाएं हैं, विचार हैं, उस पहला जो विचार है कि लोग समझते हैं, कुछ विद्वान, कि जो वह प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, मतलब प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है। और इस विचार के जो समर्थक हैं उसमें जो विचारक हैं उसमें हॉब्स, लॉक, रूसो, जे रूसो, स्पेंसर, थॉमस पेन और तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी ऐसे विचारक हैं जो यह मानते हैं कि अधिकार जो है प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुए हैं। और हॉब्स ने कहा है कि व्यक्ति का जो है कुछ नेचुरल राइट्स है, और लॉक ने तो 3 तरह के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में बताया है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत। ये तीनों जो विचार हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के समर्थक हैं, और इन तीनों ने जो है अधिकारों को प्राकृतिक माना है। और ये जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, इसकी मान्यता क्या है? तो इसकी मान्यता में पहला चीज़ जो है वो ये है कि अधिकार जो है जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है तो कुछ सर्टेन राइट्स के साथ उसका जन्म होता है, उसको कोई देता नहीं है, वो जन्म के साथ ही उससे प्राप्त होते हैं। ये है। दूसरी मान्यता यह है कि अधिकार स्वयं शुद्ध होता है तथा समाज जो है वो निरपेक्ष होता है। इसकी जो तीसरी जो मांग है, जो बहुत महत्वपूर्ण मांग है, बात जो बताई गई है जे रूसो के द्वारा, कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। मतलब व्यक्ति तो स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन जब वह समाज में आता है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ जो होती हैं उनसे वह बंध जाता है। तो उन्होंने भी माना है कि जो व्यक्ति का जन्म जो होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है और बहुत सारे कुछ सर्टेन ऑफ नेचुरल राइट्स के साथ उनका जो है वो जन्म होता है। तिलक ने भी कहा है कि स्वराज हमारा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब वो हमारा जन्म के साथ मिलने वाला एक अधिकार है। और मनुष्य राज्य से पहले अस्तित्व में, मनुष्य जो है वो, इन विचारकों का मानना है कि मनुष्य जो है वो राज्य से पहले आया है, अतः अधिकारों का प्रदाता जो है, देने वाला जो है, राज्य और समाज नहीं है, बल्कि इसका गठन तो व्यक्ति के जो नेचुरल राइट्स हैं उसकी रक्षा करने के लिए हुई है। और इसकी व्याख्या उसने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें बताई है कि जो अराजक की स्थिति पैदा हो जाती है प्राकृतिक अवस्था में, और उसी अराजकता की अवस्था को दूर करने के लिए व्यक्ति जो है आपस में समझौता करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं और राज्य या समाज का निर्माण करते हैं। और उससे पहले ये राज्य या समाज नहीं होता है। तो इसलिए उनका ये मानना है कि राज्य बाद में आता है, व्यक्ति का अस्तित्व पहले आता है, और व्यक्ति के जो नेचुरल राइट्स हैं उनकी रक्षा करने के लिए ही राज्य अस्तित्व में आता है। जैसा कि लॉक ने कहा है कि जो संपत्ति का जो अधिकार, जीवन का जो उसका इम्पोर्टेंट अधिकार है, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार के बाद में प्राकृतिक अधिकारों के बारे में जॉन लॉक ने बताया है, तो उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही व्यक्ति जो है समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण करता है। इसलिए व्यक्ति जो है पहले आता है, बाद में राज्य का अस्तित्व होता है, और राज्य का काम उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है। और ये अधिकार उसे नेचर से प्राप्त होते हैं,
प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है कि इनकी ये और मान्यता क्या है, तो मानव समाज में कुछ नियम जो होते हैं प्राकृतिक अवस्था से ही चले आ रहे हैं, अतः राज्य को इन प्राकृतिक नियमों और अधिकारों को निरस्त करने का, समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक हैं। ये नियम और कानून जो भी हैं, जो नैतिक कानून हैं, ये सब हैं और इनको राज्य जो है वो छीन नहीं सकता, निरस्त नहीं कर सकता। जॉन लॉक ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया है और व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि अगर राजा निरंकुश हो जाता है, राजा अगर जनता की भलाई नहीं करता, तो ऐसी अवस्था में जनता को विद्रोह करने का भी अधिकार जो है वो देते हैं राज्य के अगेंस्ट। तो उन कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति के जो नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक जो अधिकार हैं, किसी भी हाल में राज्य जो है वो छीन नहीं सकता है, निरस्त नहीं कर सकता है। और राज्य का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। और यदि इस कार्य में वह असफल हो जाए तो इसके खिलाफ विद्रोह करने का भी अधिकार, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि जॉन लॉक ने दिया है। और जॉन लॉक ने 3 तरह के प्राकृतिक अधिकारों की बात की, या प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित सिद्धांतों की बात की, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार जो है वो दिया है। और इनमें जो है जीवन का जो अधिकार है व्यक्ति का, बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है, और यह इसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। और इन सब अधिकारों को कोई भी राज्य जो है निरस्त नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। इनकी रक्षा करने का दायित्व जो है राज्य को है, छीनने का दायित्व नहीं है। और उसी तरह थॉमस हॉब्स ने 19 तरह के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत किया है। और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार उन्होंने दिया है, आत्मरक्षा का अधिकार, जो हमारे जीवन से संबंधित अधिकार है, जीवन की रक्षा से संबंधित अधिकार है। और उन्होंने कहा है कि जो आत्मरक्षा का अधिकार है, यह एक प्राकृतिक अधिकार है और इसको राज्य जो है वो छीन नहीं सकता है। तो ये था राज्य जो अधिकार से संबंधित जो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत था, उसकी चर्चा हमने की, जिसके प्रमुख समर्थक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जितना भी समझौतावादी विचारक, संविदावादी विचारक थे, हॉब्स, लॉक, रूसो, उसके बाद स्पेंसर, थॉमस पेन, इन लोगों ने माना है कि जो अधिकार होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं और व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण होता है, और उसकी रक्षा करना ही राज्य का दायित्व है। और किसी भी हाल में जो है वो जो प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति को मिले हुए हैं, उसको राज्य निरस्त नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता है। तो ये प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत था। इसके बाद जो दूसरा अधिकार है वो है वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत, वैधानिक विधिक अधिकारों का सिद्धांत। और इसके जो समर्थक हैं उसमें जॉन आइंस्टीन, जेरमी बेंथम, डायसी और जीन बोदा और हॉलैंड आदि विचारकों का नाम प्रमुख है, जिन्होंने वैधानिक के बारे में व्याख्या की है। इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं? तो इस सिद्धांत की जो पहली मान्यता यह है कि अधिकारों का एकमात्र सृष्टा कौन है? राज्य है। मतलब ये लोग मानते हैं कि जो अधिकार हैं उसको किसने बनाया? राज्य ने बनाया। ठीक उस प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत यह इनकी अवधारणा है। ये मानते हैं कि राज्य जो है उसको बनाने वाला का अधिकार जो है, उसको बनाने वाला एकमात्र जो है वो कौन है? वो राज्य है। इसकी दूसरी मान्यता यह है कि अधिकार जो है वो कानूनों की उपज है।
जैसा कि रिची ने भी बोला है। और इसकी ऐतिहासिक व्याख्या की है कि इतिहास में जो चीज़ भी घटित होता है तो उसकी एक व्याख्या है, ऐतिहासिक व्याख्या है। तो अधिकार कानूनों की उपज है। दैट मीन्स क्या कि अधिकार जो है, व्यक्ति जो है मांग समाज में उठाता है, और जो मांग जो होती है वो कहाँ पूरी होती है, उसकी समाज में। और समाज में जो मांग उठाई जाती हैं उसको कानूनी दर्जा कौन देता है, मान्यता, कानूनी मान्यता कौन देता है, तो राज्य देता है। तो इस तरह से ऐसे विचारकों का मानना है, इन विचारकों का, कि राज्य जो है, अधिकार जो है जो कानून की उपज है। ठीक है, कानून के माध्यम से ही अधिकारों को व्यक्तियों तक पहुंचे। तीसरी जो इसकी मान्यता है वह यह है कि राज्य अधिकारों का संशोधक, परिवर्तक तथा प्रवर्तक तथा उन्मूलक। कहने का है कि राज्य जो है कानूनों में संशोधन करने की, अधिकारों में संशोधन करने की क्षमता किसके पास है, राज्य के पास है। उसमें कोई परिवर्तन करना है तो उसका पावर किसके पास है, राज्य के पास है। और परिवर्धन करना है, कुछ उसमें जोड़ना है, तो उसमें भी उसका किसके पास है, तो राज्य के पास है। या कोई उन्मूलन, किसी समस्या से संबंधित जो कोई कानून बनाना है तो उसका अधिकार जो है किसके पास है, तो राज्य के पास है। दैट मीन्स कि ये मानते हैं कि कोई भी अधिकार का अस्तित्व तब है जब राज्य है। क्यों? क्योंकि पहले तो प्राकृतिक अवस्था में लोग ऐसे ही रहते थे, कोई राज्य नहीं था। और कोई जब राज्य नहीं था और जो अराजक की स्थिति थी, उससे बचने के लिए क्या हुआ, समझौते के माध्यम से, जिस भी माध्यम से लोगों ने राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया। और जो राज्य जैसी जो संस्था जो बनी, तो उसमें ही इस मांग को उठाया जा सकता है। मतलब राज्य के बिना, समाज के बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। मतलब इन अधिकारों को समाज में या राज्य में रहकर ही वो हमें मिल सकता है। ऐसा विचार है ऐसे इन लोगों के विचारों का। और इसमें एक और जो इसकी मान्यता है वह यह है कि राज्य जो है अधिकारों का जनक है और वही इसका रक्षक भी है। मतलब जो राज्य होता है वही अधिकारों को मान्यता देता है कानूनों के माध्यम से। तो मतलब राज्य में ही इसको उठाया जाता है। तो एक तरह से ये जनक है। और दूसरा है कि इसका रक्षक भी है। अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हम राज्य के पास ही जाते हैं। राज्य ही जो है उसकी रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करता है। दैट मीन्स कि यह इसका जनक और रक्षक दोनों ही है, ऐसे विद्वानों का मानना है। और इसकी एक और मान्यता यह है कि अधिकारों का आधार जो है वो क्या है, कानून है। अर्थात यदि कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं। जो अभी हक के लिए बातें उठाई जाती हैं वो कहाँ उठाई जाती हैं, समाज में। और इन बातों को, इन मांगों को मान्यता कौन देता है, कानून बनाकर जो है वो राज्य इनकी मान्यता प्रदान करता है। दैट मीन्स कि अधिकारों का आधार जो होता है वो कानून होता है। और यदि कानून नहीं रहेगा तो अधिकार का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये था जो वैदिक जो संबंधी विचार थे, या वैधानिक अधिकारों का से संबंधित जो विचार थे। और उसमें जो कुछ विचारक थे, जिसमें जीन बोदा, जॉन आइंस्टीन और जेरमी बेंथम आदि विचारक आते हैं, उन्होंने बताया है कि जो अधिकार हैं वो जो उसका जो मात्र जो एक सृष्टा है वो राज्य है। राज्य के अंदर ही अधिकारों का सृजन होता है, उनकी रक्षा की जाती है और कानूनों के माध्यम से। और अगर अधिकार है, अगर कानून नहीं है तो फिर अधिकार नहीं है। मतलब उसके वैधानिक पक्ष पर इन विचारकों ने जोर दिया है। और ये मानते हैं कि जो है अधिकार जो है वो प्राकृतिक नहीं है बल्कि वैधानिक है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है ऐतिहासिक सिद्धांत।
अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। और इस सिद्धांत के समर्थक हैं एडम वर्क, रिची मैकाइबर आदि विचारक इस विचारधारा के समर्थक हैं। और इनकी क्या मान्यता है? इनका मानना है कि राज्य इतिहास में चली आ रही सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों को, नैतिक मान्यताओं को कानून का रूप देता है। ध्यान दीजिएगा, इतिहास में चली आ रही सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों, नैतिक मान्यताओं को कानून का रूप देता है, कानून का रूप देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कानून का जन्मदाता है। मतलब ये कहते हैं कि ये जो परंपराएं हैं, ये जो रीति रिवाज है, ये तो व्यक्ति के साथ ही जुड़ी हुई हैं। ये तो व्यक्ति जब आया तभी जुड़ी हुई थी, जब राज्य का अस्तित्व ही नहीं था, जब समाज का अस्तित्व ही नहीं था, तो ये तो व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी और व्यक्ति के साथ ही आगे बढ़ती गई। तो इनको जो है राज्य जो है कानून बना के, ये जो रीति रिवाज जो है, जो इतिहास से चली आ रही हैं परंपराओं के रूप में, रीति रिवाजों के रूप में, नैतिक मान्यताओं के रूप में, तो उसको एक कानूनी जामा पहनाने का जो काम करता है वो राज्य करता है। ये मानना है ऐतिहासिक जो सिद्धांत है उसके समर्थकों का। दूसरा जो इनकी मान्यता है वह यह है कि राज्य के कानूनों का आधार जो रीति रिवाज है और नैतिक मान्यताएं हैं। सामाजिक रीति रिवाज और नैतिक मान्यता है कानूनों का आधार जो है, बेस जो है। ठीक है। और इसी में जो मैकाइवर हैं, उन्होंने इसकी थोड़ी बेहद रूप से व्याख्या की है और उन्होंने कहा है कि जो परंपराओं के रूप में कानून जो है राज्य से पहले से चले आ रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जब आया तभी रीति रिवाज सारे आ गए, जब राज्य का अस्तित्व भी नहीं था तभी ये सब चीज आ गए। तो उनका यह मानना है कि जो से ही चले आ रहे हैं, अतः राज्य के कानून युगों पुरानी है, मतलब राज्य से काफी पुरानी है। और प्रथाएं जो हैं, प्रथाओं का कानूनी रूप, जो प्रथाएं हैं वही एक आती हैं। उनको कानूनी रूप में मान्यता देकर जो हमारी प्रथाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, उन्हीं को कानूनी रूप जो है वो राज्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा जो उन्होंने मैकाइबर ने कहा है बात, वो क्या कहा है कि मैकाइबर ने कहा है कि जो राज्य कानून का सृजन करता नहीं है, राज्य जो है कानून का सृजन करता नहीं है, बल्कि उसका उद्घोषक है, उसकी उद्घोषणा करता है, सृजन नहीं करता। क्योंकि सृजन तो बहुत पहले हो चुकी है। जब मनुष्य अस्तित्व में आया, जब इस दुनिया में आया और मनुष्य के साथ ही ये सारी रीति रिवाज परंपराएं जो हैं वो चली आई, तो वो उसका सृजन करता नहीं है। वो तो सिर्फ वो जो रीति रिवाज परंपराएं मान्यताएं हैं उनको कानूनी रूप से उसकी कानून बनाकर उसकी उद्घोषणा करता है। इसके बाद मैकाइवर ने कहा कि राज्य कानून का पिता और पुत्र दोनों है। जो राज्य है कानून का पिता भी है और पुत्र भी है। एक तरह से उसको जन्म भी देता है, एक तरह से कानूनों को मान्यता चूंकि राज्य में मिलती है, और जो है जो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं और उन मान्यताओं को जो है वो उनका सृजन करता, उनका प्रथाओं को मान्यता देने वाला कौन है? तो वो राज्य है। तो इसलिए वह पिता हो जाता है। और फिर जब वो उन मान्यताओं को, उन रीति रिवाजों को किस पर लागू किया जाता है? तो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए लागू किया जाता है। तो इस तरह से यह पिता और पुत्र दोनों के रोल में आ जाता है। और महत्वपूर्ण बात जो मैकाइवर ने कही वो यह कही कि राज्य जो है सामाजिक प्रथाओं और नैतिक नियमों को कानूनी रूप देता है और वे स्वयं ही किसी परंपरा या ऐतिहासिक प्रथा जो होती है
से पैदा हुआ होता है। राज्य सामाजिक प्रथाओं और नैतिक नियमों को कानूनी रूप से जन्म देता है, कानूनी रूप देता है, और वे स्वयं, राज्य जो है वो स्वयं किसी भी परंपरा या इतिहास प्रथा के द्वारा पैदा होता है। मतलब राज्य अचानक से तो आया नहीं, उसका धीरे धीरे हर युग में डेवलप हुआ, और डेवलप होकर राज्य का जो है वो कंसेप्ट आया। तो इस तरह से जितनी भी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, उन सब को एक प्रथाओं के रूप में, एक मान्यताओं के रूप में, कानून का जो रूप देता है वो देने का काम राज्य का होता है। और राज्य का अस्तित्व जो है इन परंपराओं, इन रीति रिवाजों के बाद हुआ है, पहले नहीं हुआ है। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ऋचि ने इसकी कानूनी व्याख्या की थी कि कानून जो है वो इतिहास की उपज है। जितने भी कानून है वो इतिहास है। क्या मतलब? इतिहास में जितने भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, बाद में वही तो कानून के रूप में आती हैं, जिसको हम मानते हैं, जो हमारी प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये इतिहास की उपज है ऋचि के द्वारा। उसके बाद जो इसमें अगला सिद्धांत आता है वह है समाज कल्याण का सिद्धांत। कल्याणवादी अधिकारों का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो जो समाज कल्याण का जो अधिकारों का सिद्धांत है, इसके जो प्रवर्तक हैं या समर्थक हैं, उसमें H.J. लास्की का नाम जो है वो प्रमुख है। जेरमी बेंथम, जिन्होंने बहुत उपयोगितावाद की व्याख्या की है। उसके बाद पाउंड चेफर और J.S. मिल, ये जो विचारक हैं, ये लोग जो हैं समाज कल्याण से संबंधित अधिकारों की बात करते हैं। और इन विचारकों की मान्यता है कि व्यक्ति को वही अधिकार मिलने चाहिए जो सामाजिक कल्याण के लिए अनुकूल हो। मतलब व्यक्ति को वही अधिकार देने चाहिए जो समाज कल्याण के लिए हो, जो व्यक्ति के विकास के लिए हो। और दूसरी जो बात ये कहते हैं, वो कहते हैं कि अधिकारों का निर्माण जो है और उपयोग, निर्माण और उपयोग समाज और व्यक्तियों दोनों के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। मतलब ऐसे अधिकार, ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे कि समाज को भी फायदा हो और लोगों को भी फायदा हो, दोनों के हित के लिए हो, समाज और हित दोनों के लिए अच्छे हो। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को है लेकिन समाज में उस कानून के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, या समाज में है लेकिन व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कानून बनाए जाएं, उनका उद्देश्य जनता और समाज दोनों का कल्याण होना चाहिए। ये विचार जो है, जो कल्याणकारी के आधार में पर विचारकों ने दी है। और दूसरी जो बात जो उन्होंने कही है कि जो बेंथम ने कहा है कि अधिकार वही है, वही अधिकार अच्छे हैं जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे पाए। वही बात, मतलब मैक्सिमम लोगों के हित के लिए, सुखों के लिए, उनके कल्याण के लिए जो है वो काम होना चाहिए। और इन विचारकों का, जिसमें बेंथम, लास्की ये आदि विचारक हैं, उनका ये मानना है कि जो राज्य का जो काम है वो जन कल्याण का है, और व्यक्ति को वही अधिकार, उन्हीं अधिकारों की मान्यता देनी चाहिए राज्य को जो व्यक्ति के कल्याण के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो। तो ये था समाज का कल्याणवादी जो अधिकारों का जो सिद्धांत था। इसका पांचवा और अंतिम जो सिद्धांत है अधिकारों का, वो है आदर्शवादी सिद्धांत। और इस सिद्धांत को सर्वोत्तम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो समर्थक हैं वो T.H. ग्रीन, एनुअल कैंट वगैरह जो हैं, इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं इस विचार के, आदर्शवादी सिद्धांत के। और इस आदर्शवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो इसकी मान्यता है, पहली जो मान्यता है वह है कि व्यक्ति के विकास में सहायक बाह्य परिस्थितियों एवं सुविधाएं अधिकार होती हैं। मतलब अधिकार क्या होती हैं? व्यक्ति के लिए एक ऐसी परिस्थिति, ऐसी बाह्य परिस्थिति जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, तो उसके विकास
में सहायक परिस्थिति के रूप में अधिकार जो है वो काम करती है, और इसलिए व्यक्ति को जो है अधिकार दिए जाने चाहिए। उसके बाद दूसरी जो इनकी मान्यता है वह यह है कि अधिकार के लिए पहले मांग होनी चाहिए। उसको क्या सुविधाएं चाहिए व्यक्ति को, उसके लिए व्यक्ति को मांग होनी चाहिए, तब उसकी मान्यता, उसकी स्वीकृति समाज देगा और फिर उसको मान्यता राज्य देगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो है इस विचार आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत तीसरी जो मान्यता है वह यह है कि व्यक्ति द्वारा की गई मांग को समाज से स्वीकृत होना चाहिए। व्यक्ति ने, लोगों ने जो मांग उठा ली समाज में, तो समाज में उस मांग की मान्यता होनी चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, तभी वो मांग जो है कानून का रूप उसको राज्य दे सकती है, नहीं तो नहीं देगी। अगर समाज में एक्सेप्टेबल होगा तभी उसको मान्यता जो है वो राज्य देगा, ऐसी परिस्थितियों को बनाएगा। उसके बाद इसकी एक और मान्यता है वह यह है कि समाज द्वारा स्वीकृत होने पर ही मांग को राज्य द्वारा अधिकार का रूप दिया जाएगा। जब तक समाज उन मांगों को स्वीकृति नहीं देती है तब तक उसको कानूनी रूप से नहीं उसको समर्थन दिया जा सकता है, कानूनी रूप उसको नहीं दिया जा सकता है। और टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि करने योग्य कार्यों को करने की छूट ही अधिकार है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात टी.एच. ग्रीन के द्वारा की गई है कि करने योग्य कार्यों को करने की छूट ही अधिकार है। आदर्शवादी सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हमने क्या देखा? इसके अंतर्गत जो विचारक हैं उनका यह मानना है कि व्यक्ति के विकास में सहायक जो बाह्य परिस्थितियां होती हैं वो बाह्य परिस्थितियां ही अधिकार हैं। और अधिकार के लिए जो सबसे पहला कंडीशन उन्होंने बताया कि वो जो है व्यक्ति के द्वारा उसकी मांग की जानी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो कंडीशन बताया कि जो मांग व्यक्तियों ने उठाई है उसको समाज के द्वारा स्वीकृति देनी चाहिए। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो बताई है कि स्वीकृति मिलने राज्य जो है उन अधिकारों को कानूनी मान्यता देगा। और इसी संदर्भ में ग्रीन ने बताया कि करने योग्य कार्यों की छूट ही जो है वो अधिकार है। तो ये इसके सिद्धांत थे। हमने इसमें देखा कि अधिकार क्या है, अधिकार का अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा उसकी जो परिभाषाएं दी गई उसको देखा, और अधिकारों से संबंधित जो 5 सिद्धांत हैं उन 5 सिद्धांतों की हमने चर्चा की, जिसमें हमने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को देखा, उसके बाद हमने वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत को देखा, उसके बाद ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत को देखा, फिर हमने समाज कल्याण से संबंधित जो अधिकार थे उसके बारे में सिद्धांतों को देखा, और लास्टली हमने आदर्शवादी सिद्धांत, जिसको सर्वोत्तम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, उसकी चर्चा हमने की। आई थिंक आपको समझ में आया हो, क्योंकि अधिकार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए। जैसा कि लास्की ने भी कहा कि वो ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसा वातावरण है जिसमें रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।